ठीक है, नहीं है डाउट? हाँ, उसमें तुझे एक्चुअली सॉल्यूशंस मिल जा रहा होगा ना, तो जरूरत नहीं पड़ रही होगी। अब बता, एवरेज के क्वेश्चंस जितना हमने कर रखे हैं उसमें कोई डाउट? हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए हैं, आई थिंक अराउंड नहीं भी तो 30 के आसपास क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं उस चैप्टर के। बुक ले लिया क्या? 50? क्या बोल रहा है? हाँ हाँ हाँ, क्या हुआ उसको? भूल गया? उसमें एज के बारे में बताया गया था, तो मेल और फीमेल के एज का हमने एवरेज पहले ही साइड में रख लिया था, 58 42, उसका 50 कर दिया था ऐड करके। और वहाँ पे हमें फाइंड करना था परसेंटेज ऑफ मेल एंड फीमेल। तो जिस क्वेश्चन में तुमको कंबाइंड एवरेज दिया नहीं हो, लेकिन तुझे पता है कि कंपनी में मेल और फीमेल के अलावा और कोई हो नहीं सकता, तो उसमें जो भी उनके एज दिए हुए थे 52 एंड 48 मुझे याद है, तो उनको ऐड करके बाई 2 करके जो कंबाइंड एवरेज वाली जगह है उसको 50 कर दो। ठीक है ना, क्योंकि उसमें और कोई थर्ड कैटेगरी नहीं है ना, मेल फीमेल को छोड़ के और कोई कैटेगरी नहीं है इसलिए। ठीक है, और बाकी एक बार उन सबको क्वेश्चंस को भी रिवाइज मारते रहे, क्योंकि आज के या कल के पेपर ऑनवर्ड्स तुझे उसके क्वेश्चन भी उसमें एड ऑन मिलेंगे, या नंबर सिस्टम है, एचसीएफ एलसीएम है, तो एवरेज अभी हो गया तो एवरेज के क्वेश्चंस भी उसके अंदर आने लग जाएंगे। और फिर तेरा वीकली टेस्ट पेपर होगा तो उसमें एवरेज टॉपिक से क्वेश्चन आने लग जाएगा। ठीक है, तो मेक श्योर कि जो भी करते जा रहे हैं उसको साइड बाय साइड करते जाओ। आज का टॉपिक हमारा रहेगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, लेकिन पहले हम लोग रेशियो के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आता है, व्हाट इज रेशियो। रेशियो के बारे में कोई तुमसे पूछेगा व्हाट इज रेशियो, तो उसको क्या बोलने वाले हो? तो एग्जाम्पल देने लग जाएगा। एग्जाम्पल मत देना, बटा हुआ समझा किसी, कुछ ऐसे एग्जाम्पल, वही बोल रहा हूँ ना, एग्जाम्पल देने। तो वो तो डिवीजन हो गया ना। हाँ, फ्रैक्शन बोलते हैं उसको। तो टाइप्स पे चला गया, क्वेश्चंस के टाइप्स पे चले जा रहा है। मैं सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मेरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज अ रेशियो। ठीक है, अच्छा रेशियो को हम लिखते कैसे हैं ये बताओ पहले। सपोज मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ, उसी तरह डेफिनेशन निकल आएगा। क्या मैं लिख सकता हूँ 1 किलोग्राम रेशियो 50 पैसे? क्या हम लोग लिख सकते हैं 1 डिग्री सेंटीग्रेड रेशियो 20 मीटर? लिख सकते हैं? ऐसा देखा तो नहीं कहीं लिखा हुआ? नहीं ना। तो रेशियो, हाँ रेशियो होता है कंपैरिजन ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग सेम यूनिट्स। तो चाहे तो एक डेफिनेशन लिख भी सकता है, इट इज द कंपैरिजन ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग सेम यूनिट्स। कंपैरिजन ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग सेम यूनिट्स, क्योंकि जब तक यूनिट सेम नहीं है हम कभी भी कंपैरिजन नहीं कर सकते, और ना ही उन दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच कोई रेशियो निकाल सकते हैं। कोई भी रेशियो निकालने के लिए दोनों फिजिकल क्वांटिटीज का यूनिट्स जो है वो सेम होना जरूरी है। अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछता 1 किलोग्राम को 500 ग्राम से कंपेयर कर सकते हैं, तो बोलता है यस, क्योंकि तू किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर सकता है, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर सकता है। और जब हम लोग किसी भी रेशियो को लिखते हैं तो यही होता है हमारा ए डबल डॉट बी। इसको पढ़ते हैं ए रेशियो बी, या फिर पढ़ते हैं ए इज टू बी, जिसमें से ए को बोलते हैं एंटीसीडेंट। ये नाम सब टर्म सब याद रखना, नहीं तो यूजुअली हम लोग इसको न्यूमरेटर बोल देते हैं। न्यूमरेटर नहीं, इसको एंटीसीडेंट बोलते हैं। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होता है फ्रैक्शन के अंदर में। यहाँ पे अगर ये पहले आ रहा है तो उसको एंटीसीडेंट बोलेंगे, और बी को बोलेंगे कंसीक्वेंट। ये टर्म्स को याद रखना, एंटीसीडेंट कंसीक्वेंट। वैसे याद हो जाएगा, क्योंकि जो पहले आ रहा है ए है वो एंटीसीडेंट है, जो बाद में आ रहा है वो बी है कंसीक्वेंट। तो सबसे पहली चीज रेशियो में पता चल गया, उसको लिखना समझ में आ गया, उसमें लिखे हुए चीज में कौन सा क्या है वो समझ में आ गया। नेक्स्ट इसमें आता है टाइप्स ऑफ रेशियो। हमारे पास में एक रेशियो दिया होगा, उसके अंदर से वो कुछ कुछ चीज निकालने के लिए बोलेगा। सपोज कर लो हमारे पास में एक रेशियो है ए रेशियो बी, वो तुमको बोलेगा इस रेशियो का इनवर्स रेशियो लिखो। तो इनवर्स रेशियो इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ रेशियो। तो इनवर्स रेशियो में क्या करना है, जो भी लिखा हुआ है उसको उल्टा करके लिख देना है।
सेकंड नंबर पे आता है डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो का मतलब होता है कि जो भी रेशियो वहां पे लिखा हुआ है उसके ऊपर स्क्वायर लगा दो, ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर। तीसरे नंबर पे आता है सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो का मतलब होता है कि जो भी तुम्हें रेशियो वहां लिख रहा हुआ दिख रहा है उसके ऊपर में स्क्वायर रूट लगा दो, स्क्वायर रूट ऑफ ए रेशियो स्क्वायर रूट ऑफ बी। पांचवें नंबर पे नहीं, चौथे नंबर पे आता है ट्रिप्लीकेट रेशियो। ट्रिप्लीकेट रेशियो का मतलब होता है, गेस कर ले, क्यूब, ए क्यूब रेशियो बी क्यूब। अब इसी से निकलेगा फिर सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। सब ट्रिप्लीकेट का फिर तू गेस कर सकता है कि सब ट्रिप्लीकेट सर यही बोलने वाले हैं, क्यूब रूट ऑफ ए रेशियो क्यूब रूट ऑफ बी। उसके बाद नेक्स्ट नंबर में आएगा तेरा छठा रेशियो, दैट इज कॉल्ड कंपाउंडेड रेशियो। कंपाउंडेड रेशियो कभी सिंगल रेशियो के लिए नहीं होता है। जैसे मैं ये नहीं बोल सकता कि फाइंड द कंपाउंडेड रेशियो फॉर ए रेशियो बी। कंपाउंडेड रेशियो का मतलब होता है कि दो तीन रेशियोज एक साथ आ जाएंगे। जैसे सपोज आ गया ए रेशियो बी आ गया, सी रेशियो डी आ गया, ई रेशियो एफ आ गया। अब पूछा जाएगा कि व्हाट इज द कंपाउंडेड रेशियो फॉर दिस थ्री। तब हम लोग को क्या करना है, जो एंटीसीडेंट है उनको ऊपर रख लेना है रेशियो के, और जो कंसिक्वेंट है उनको नीचे रख लेना है। रख लेना है का मतलब क्या, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। सो दिस विल बिकम द कंपाउंडेड रेशियो फॉर दिस थ्री, ACE रेशियो BDF। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास में है 2:3, 4:5 एंड 7:9। अब बताओ इसका CR क्या होगा। CR मीन्स कंपाउंडेड रेशियो। यहीं से मल्टीप्लाई करके बोल क्या हो रहा है, 42 रेशियो 135 हो सकता है। तो ये ऑप्शन में ना दिखे क्योंकि ये फर्दर कट सकता है। ये कटेगा 3 के टेबल में कट जाएगा, 3 के टेबल में इसको काट ले 14 और इसको काटेगा तो 45। हाँ, इसके आगे नहीं कटेगा। तो कंपाउंडेड रेशियो इन तीनों के लिए क्या हो गया, 14:45। इनको एक बार पेन डाउन कर लें क्योंकि टाइप्स ऑफ रेशियोज के क्वेश्चंस थोड़े बहुत पूछे जा सकते हैं। मतलब रेशियो पे हम लोग गए ना तो इसमें भी टाइप्स होते हैं, प्रॉब्लम ऑन नंबर्स, मिक्सचर एंड एलॉयज, मनी डिस्ट्रीब्यूशन, डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन, ये सारी चीजें इसके अंदर कवर होंगी। ठीक है, कोई बात नहीं। अरे कुछ चीज़ें सुनी हुई होंगी, कुछ चीज़ें नहीं सुनी हुई होंगी, कुछ चीज़ें पता होंगी लेकिन क्वेश्चन करते समय बन नहीं रहे होंगे, फिर धीरे धीरे बनने लगेंगे, बस इतना ही है, याद रहेगा। अच्छा, अब इसके अंदर में पहला क्वेश्चन मैं तुझे दे रहा हूँ जो कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। 3-4 रेशियोज एक साथ दिए होंगे, तुझे उसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना होगा। कंपेरिजन ऑफ रेशियोज पे क्वेश्चन होते हैं। जैसे दे दिया तुम्हें 2/3, 5/11, 3/7, 5/9। क्वेश्चन है कि इनके अंदर में से छोटा बताओ या बड़ा बताओ, या असेंडिंग में लगा दो या डिसेंडिंग में लगा दो। क्या करेंगे बताओ। मैंने कुछ बताओ। इसका असेंडिंग ऑर्डर बता दो, उसी के अंदर सारे आंसर छुपे हुए हैं। हाँ, वो तो बहुत लंबा पड़ जाएगा। 3, 11, 7, 9 का एलसीएम कहाँ ले पाएगा। एक बार कर, मैंने दूसरा मेथड बताया था। मल्टीप्लाई क्या कह रहा है, वही डिनोमिनेटर का ही कह रहा था। अरे नहीं नहीं, वैसे नहीं होगा। तुझे बताया तो है इसका तरीका। दो तरीका बताऊंगा, डिवाइड करेगा। अरे अरे वो क्लोज नंबर्स मिलने लगेंगे। ऐसे दो तरीके बता रहा हूँ, ध्यान से सुन ले। सबसे पहले इन दोनों का मैच करवा दे। मैच मतलब इनका कंपैरिजन करवा दे। कैसे करते हैं, ध्यान से देख। पहले 2 × 11 क्रॉस मल्टीप्लाई, और यहाँ 3 × 5। तो 2 × 11 22 होता है, 3 × 5 15 होता है। बड़ा कौन सा हुआ। 22 को लाने के लिए किसके एंटीसीडेंट को तो नहीं यूज किया। 22 लाने के लिए उसका एंटीसीडेंट यूज किया तूने। हाँ, तो ये किसका है, ये वाला है ना, तो ये बड़ा होगा इसमें। अब बाकी दो को पकड़, 3/7 और 5/9। अब इनके बीच में करा, देख के बता। तो बड़ा कौन। अरे 3 × 9 तूने बोला 27,
7 इंटू 5 बोला 35, बड़ा कौन है इसमें से? क्या 7? अरे बड़ा कौन है इसमें से, पहले इतना बता। 35, 35 को लाने के लिए तूने किसके एंटीसीडेंट को यूज किया? हाँ, इतना टाइम लगाएगा क्या बोलने के लिए? तो ये बड़ा हो गया। अब ये दोनों में देख लेते हैं, 2/3 और 5/9, बताओ कौन सा बड़ा होगा, जल्दी बताओ, मैं इस पर नहीं बता रहा। कैसे उल्टा सीधा बोल रहा, बार बार गलत क्यों बोल रहा है? 2 इंटू 9 18 होता है, 3 इंटू 5 15 होता है, किसके एंटीसीडेंट को लिख? 2/3। तो इतना तय हो गया कि 2/3 बड़ा है तेरा, ठीक है। अब सेकंड नंबर पे कौन आ रहा है? 5/9। हाँ, अरे सुन तो ले। सुन, पहले सुन, देख, इसमें भी 2/3 बड़ा आया, और इन दोनों में से जब कंपेयर किए तो 5/9 है, उसमें भी 2/3 बड़ा आया, तो इतना तो कंफर्म है कि 2/3 सबसे बड़ा है। अब तुझे किसके बीच में देखना है? तो दो चीजें और देख ले, 5/11 और 3/7 के बीच में, बताओ थर्ड नंबर पे कौन आएगा, उसके लिए देख रहे हैं। 5/11 और 3/7, यहीं से देख के बता दे। 5/11, तो सबसे बड़ा हुआ 2/3, उसके बाद 5/9, उसके बाद क्या बोला तूने? 5/11, और सबसे छोटा हुआ 3/7। कुछ आया समझ में? लेकिन ये मेथड में तुझे थोड़ा सा कुछ लग रहा होगा गड़बड़, एक और अच्छा मेथड बता देता हूं। अच्छा मेथड क्या है कि जो भी वैल्यूज न्यूमरेटर में है उन सबके साइड में एक जीरो लगा दे। 20, 50, 30, 50, और इनके नीचे क्या लिखा हुआ है? 3, 11, 7, 9। अब मुझे बता 20/3 की वैल्यू क्या होगी अप्रोक्सीमेटली? पहला नंबर 6 पॉइंट समथिंग, 11/50 की 4 पॉइंट समथिंग, 7/30 की ये भी 4 पॉइंट। हाँ, अभी तुझे इसमें थोड़ा काम करना पड़ेगा। 50/9 की नहीं, ठीक है, तो इतना तो तय है कि ये सबसे बड़ा है, ये सबका उसके बाद है। अब इन दोनों में से चेक कर लेते हैं। हाँ, अरे तो वही तो बोल रहा हूँ। अब इसमें 4.50 को अगर तू करेगा 11 से डिवाइड, तो 44 आया, 6 आ गया, 4.5 बन रहा है। और इसको 30 से डिवाइड करेगा तो 4 में 28 आया, 2 आ जाएगा, 4.2 के आसपास आ रहा है। तो नेक्स्ट नंबर पे आएगा फिर 5/11 और फिर 3/7। यही हमने किया भी है यहाँ पे, ये याद रहेगा। कंपैरिजन ऑफ रेशियो जैसे क्वेश्चन आ जाते हैं तुम्हारे पेपर में, जिसमें आप दोनों तरीका है तेरे पास। अब मान ले तो सब कुछ भूल गया, डिवाइड करके भी देख सकता है। एक वो जो तो एलसीएम वो वाला कर लेना, और क्या, ठीक है ना, याद रहेगा। अब उसके बाद आते हैं प्रोपोर्शन में। अभी थ्योरी थ्योरी की बात कर देते हैं, फिर क्वेश्चन में चलेंगे। प्रोपोर्शन क्या होता है? तो प्रोपोर्शन का डायरेक्ट डिफिनेशन होता है कि इट इज कंपैरिजन ऑफ टू रेशियोज। इट इज कंपैरिजन ऑफ टू रेशियोज। इसमें होता क्या है, वो तुझे ऐसे दे देगा ABCD, और तुझसे पूछेगा कि क्या ये चार वैल्यूज आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है, या चार वैल्यू प्रोपोर्शन में हैं। तो उसके लिए तुझे ये प्रूफ करना पड़ेगा कि जो एक्सट्रीम्स में वैल्यू लिखे हुए हैं A and D, दे आर रिटन इन एक्सट्रीम्स, उनका प्रोडक्ट मस्ट बी इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। मतलब फर्स्ट और लास्ट में जो नंबर्स लिखे हुए हैं उसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रीम्स, उनका प्रोडक्ट, और बीच में जो दो नंबर लिखे हुए हैं उनको हम लोग बोलते हैं मीन्स, B और C। तो ये प्रोडक्ट अगर तेरे इक्वल हो गए तब हम लोग बोल सकते हैं कि ये चारों नंबर प्रोपोर्शन में है। और फिर इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं A/B $C/D। इस डबल रेशियो का मतलब ये होता है कि दे आर इन प्रोपोर्शन। आया कुछ समझ में? मान ले कोई क्वेश्चन में ऐसे दे देता है 375x, अब पूछता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x दीज वैल्यूज आर इन प्रोपोर्शन, क्या करेंगे? 3x इज इक्वल्स टू 35, और यहां से x की वैल्यू हो जाएगी 35/3। आ रहा समझ में? लिखना है इसको? हाँ, लिख ले, एक बार लिख ले, सबको थ्योरी को तो लिख ढंग से।
डन। अब इसके अंदर में भी आएंगे टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन। जैसे हमने टाइप्स ऑफ रेशियो पढ़ा था उसी तरह से टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन होते हैं। ये 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला फोर्थ प्रोपोर्शन, उसके बाद थर्ड प्रोपोर्शन और उसके बाद मीन प्रोपोर्शन। क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है 2-3 वैल्यूज देके कि इसका फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा या थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा या मीन प्रोपोर्शन क्या होगा, तो सबका डेफिनेशन हमें पता होना चाहिए। जैसे फोर्थ प्रोपोर्शन अगर निकलवाना है तो वही बात होगी जो मैंने अभी बोला था, वो तुझे 3 वैल्यू दे देगा, कोई भी 3 वैल्यू, और बोलेगा व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शन। तो तुझे फोर्थ प्रोपोर्शन को लेट करना पड़ेगा x, और इस x की वैल्यू को ही हम लोग फोर्थ प्रोपोर्शन बोलेंगे। तो प्रोपोर्शन को लाने के लिए क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स मस्ट बी इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, BC बाई A, और ये जो भी वैल्यू होगी दैट बिकम्स योर फोर्थ प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन में वो तुझे सिर्फ 2 ही वैल्यू देगा, A एंड B। तो अगर थर्ड प्रोपोर्शन चाहिए तो हमें क्या करना है, इसी B को मतलब सेकेंड वैल्यू को एक बार और लिखना है और एक x लिखना है। दिस x इज योर थर्ड प्रोपोर्शन। अब इसमें रूल लगाओ, यही रूल ऑफ प्रोपोर्शन क्या होगा, ax इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर, और x की वैल्यू आ गई बी स्क्वायर बाई ए, और ये जो x तुमने निकाला दिस इज योर थर्ड प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन के केस में भी वो तुझे 2 ही वैल्यू देगा। अब इसमें थोड़ा सा अप्रोच अलग रहेगा, यहाँ पे a लिखेंगे, फिर x लिखेंगे, फिर से एक बार x लिखेंगे और फिर b लिखेंगे। दिस x इज नोन एज मीन प्रोपोर्शन। अब यहां से क्या निकलेगा बताओ, तो x की वैल्यू क्या हो गई यहां से, रूट ए बी। तो ये जो x इज इक्वल टू रूट ए बी है, तो ये x की वैल्यू हमें देगा मीन प्रोपोर्शन। ठीक है, इसको नोट डाउन करो। फिर ये लास्ट थ्योरी थी, खत्म हो गया। अभी रेशियो प्रोपोर्शन की थ्योरी खत्म हो गई है। अब हम लोग इसमें क्वेश्चंस की दुनिया में एंटर करेंगे, और उसमें सबसे पहला टाइप होता है प्रॉब्लम ऑन नंबर्स। ठीक है, ये आया था मेरे पेपर में क्वेश्चन, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन दिस टू वैल्यू। फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन दिस टू वैल्यू, 15 प्लस रूट 200 एंड 27 माइनस रूट का 648। मीन प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला तेरे पास में है, ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन, और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करना, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, डन है। हाँ, तो इस क्वेश्चन में डायरेक्ट कुछ नहीं करना था, जैसा कि तूने कर ही लिया इस क्वेश्चन को, मैं फिर भी बता दे रहा हूँ। 15 प्लस रूट 200 के अंदर में स्क्वायर रूट ढूंढ किसी नंबर का जो कि 100 का होता है। 100 किसका होता है, 10 का। और उसी तरह से यहाँ 27 लिखा, 648 होता है 324 इंटू 2। अब 324 किसका होता है हम लोग सबको पता है, 18 का। तो अगले स्टेप में ये क्या बन गया, 15 प्लस 10 रूट 2, और यहाँ पे आ जाएगा 27 माइनस 18 रूट 2। अब ये देख के कोई भी बता देगा कि इसके नेक्स्ट स्टेप में वी हैव टू टेक कॉमन, और कॉमन क्या लेना है, तो 15 और 10 के अंदर में वी कैन टेक कॉमन 5, और जैसे ही हमने 5 कॉमन लिया तो अंदर बच गया 3 प्लस 2 रूट 2। उसी तरह से इन दोनों में से वी कैन टेक कॉमन 9, तो अंदर आ गया 3 माइनस 2 रूट 2। अब a प्लस बी, ए माइनस बी,
9 माइनस 2 √2 का स्क्वायर 8, 9 माइनस 8 1 हो गया, जो बच गया उसमें से मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है और y 5 अंदर रह जाएगा, 3 √5 इसका आंसर हो गया। तो अब तुझे डेफिनेशन वाले जितने पार्ट हैं वो खत्म हो गए हैं। अब हम लोग जाते हैं प्रॉब्लम ऑन नंबर्स के अंदर, दैट इज द टाइप 1 क्वेश्चन इन रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉब्लम ऑन नंबर्स। इसमें क्या होगा कि नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, एक एक करके मैं यहाँ क्वेश्चन देते जाऊंगा, तुझे करना है। बट उससे पहले सपोज कर ले एक क्वेश्चन है, a रेशियो b इक्वल्स टू 3/5, b रेशियो c इक्वल्स टू 7/9 एंड c रेशियो d इज इक्वल्स टू 2/11। अब इस क्वेश्चन में दो पार्ट्स हैं, पहला पार्ट a रेशियो b रेशियो c बताओ, दूसरा पार्ट a रेशियो b रेशियो c रेशियो d बताओ। अगर तो ऐसे क्वेश्चंस कर सकता है तो प्रॉब्लम ऑन नंबर्स तेरे हाथ में आ जाएगा स्टार्ट होने से पहले ही। कैसे करते हैं करके देख ले एक बार, पहले तो अपने तरीके से कर ले, आंसर वेरीफाई करा, अगर सही हुआ बहुत अच्छी बात है, मैं एक नया तरीका बता दूंगा। लेकिन अगर टाइम लगने लग जाए या बहुत टाइम लगाने के बाद भी गलत आंसर आ रहा है, इसका मतलब तुझे सही तरीका सीख लेना चाहिए। अब कैसे करेगा, पहले तो सिर्फ फर्स्ट पार्ट के लिए फोकस कर, इस बात के बारे में सोच कि क्या हो सकता है इसमें। सिर्फ इतना देख, a रेशियो b दिया है, b रेशियो c दिया है और निकालना a रेशियो b रेशियो c है। इसमें क्या अप्रोच लगेगा, पहली बार देख रहा है, देखा है ना पहले तो कुछ तो आइडिया होगा इसका कैसे करते हैं। मैं इस बात को अलग से लिख दे रहा हूं यहाँ पे, a रेशियो b है 3/5, b रेशियो c है 7/9 और हम लोग को निकालना है a रेशियो b रेशियो c। ये एक अलग क्वेश्चन ही बना दिया मैंने। क्या कैसे ले लेगा, बी तरह सेम थोड़ी ना है, बी का क्या करेगा बता, बी अलग अलग है, जबकि बी कायदे के हिसाब से सेम होना चाहिए। ए और सी तो समझ में आ रहा है, लेकिन बी दोनों जगह में अलग अलग है, तो उसको कुछ करना पड़ेगा। सेम कैसे बनाओगे, क्या करके मल्टीप्लाई करेगा दोनों को, कर दे 35 आएगा, फिर वो पास पास पहुंच के इधर उधर भाग जा रहा है, तो ठीक है मैच करेगा। हाँ, तो पहला तरीका जो तू सोच रहा है उसके हिसाब से बता दूं, तुझे 5 और 7 अलग अलग नंबर दिख रहे हैं, तो इनको सेम नंबर बनाने के लिए उसका एलसीएम ले ले। 5 और 7 का एलसीएम क्या होगा 35। तो अब तुझे ये सोचना है कि 5 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूं जिससे कि 35 आ जाए, तो तू बोलेगा सर 7, तो ये 7 ऊपर वाले के साथ भी कर दे, तो ये बन गया 21/35। अब यही वाली बात यहां आ गई, 7/9 है, तूने डिसाइड किया है 7 को 35 बनाने का, तो तुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो 5 तुझे, हाँ 45 हो जाएगा, तो ये बन गया 35/45। अब दोनों को अगर मिलाना चाहें तो ये बन जाएगा 21/35/45। ये लेकिन ना करके दूसरा तरीका बता देता हूं, बात तो वही हो जाएगी, ऐसे लिख ले 3 5 और बी के नीचे 7 9। अब क्या करना है, इनको इनको और इनको जिस ऑर्डर में मैंने एरो बनाया है उसी ऑर्डर में तुझे आंसर लिखना है। सबसे पहले मैंने ये एरो बनाया था, इनको मल्टीप्लाई कर दे, कितना हुआ 21। फिर मैंने ये एरो बनाया था, इनको मल्टीप्लाई कर दे 35। फिर मैंने ये एरो बनाया था, इनको मल्टीप्लाई कर दे 45। आंसर हमेशा आ जाएगा। ओके, अब ये समझ में आया है, तो इसके आगे एक्सटेंशन है। अगर क्वेश्चन में ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी भी दिया हुआ है, तो जो आंसर तेरा अभी आ गया उसको पहले लिख ले, 21 35 45। अब सी रेशियो डी लाना है, तो यहाँ पे लगाओ 2 और यहाँ पे लगाओ 11। अब कैसे ऑर्डर चलेगा देखो, इनको 42, इनको 70, इनको 90, इनको 45 इंटू 11 करेगा तो तुझे मिलेगा 495। अब इसके बाद तुझे सिर्फ इतना सोचना है क्या ये किसी कॉमन नंबर से जाते हैं,
तो मुझे नहीं लग रहा किसी कॉमन नंबर से जाते हैं। 7 का टेबल लास्ट चेक कर रहा था मैं, लेकिन 97 के टेबल में आता नहीं है। 5 से सारे नहीं जाएंगे, 42 बच जाएगा। हाँ, तो ये तेरा फाइनल आंसर है। कितना समझ में आया? आ गया समझ में? चल एक एग्जांपल और दे रहा हूँ। A/B 9/7, B/C 5/8, C/D 3/11। मुझे तो डायरेक्ट A/B/C/D निकाल दे, मुझे पता चल जाएगा आया कि नहीं। डायरेक्ट निकाल दे। पहले ABC निकालो फिर D तक जाओ, कोई दिक्कत नहीं। क्या आया तेरा? भी मैं बता देता हूँ। 45, 35 एंड 56, यही आया ना। अब इसके नीचे 3 और 11, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 45 इंटू 3 करेगा 135 आएगा, 35 इंटू 3 करेगा 105 आएगा, 56 इंटू 3 करेगा 168 आएगा, 56 इंटू 11 के लिए ऐसे लिख ले 56, 56 ये हो गया 616। अब ये तीनों किसी एक नंबर से नहीं कटते हैं, ये मुझे पता चल गया देखते ही, नहीं कट रहे हैं। 7 के लिए एक बार चेक कर ले, लेकिन 7 से 135 ही नहीं कटेगा। आ गया समझ में? ये एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है जिसको जान के तू आगे क्वेश्चंस कर पाएगा, इसलिए ये सबसे पहले करवा दिया। अब तेरे पास में क्वेश्चंस आ रहे हैं, एक एक करके क्वेश्चन आते जाएंगे, आंसर निकालते जाना। सिंपल सिंपल क्वेश्चन आएंगे, फिर थोड़े से कॉम्प्लेक्स आएंगे। अभी कॉम्प्लेक्स होगा तो कुछ भी नहीं, लेकिन तुझे लग सकता है आ जाते हैं यार, 4-5 क्वेश्चन आ जाते हैं। और इसका तो यूज़ दूसरे दूसरे चैप्टर्स में भी होना है ना, ये नहीं है कि यहाँ खत्म हो जाएगा, दूसरी जगह घुस जाएगा के। तो सबसे पहला क्वेश्चन है तेरे पास, x² + y² = 4xy, और तुझे फाइंड करने के लिए बोला गया है x/y। स्टार्ट। बहुत बढ़िया, ये सब नंबर सिस्टम से रिलेट करते हुए चलना। नंबर सिस्टम तेरा पीछा नहीं छोड़ने वाला इन सब चैप्टर्स में भी। और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आराम से कर ले। x² + 4y² = 4xy, फाइंड करना है x/y। x/y जो फाइंड करना है वहां पे रेशियो है ना, x² प्लस, अच्छा सॉरी एक गलती कर दी मैंने, 4y² है। हाँ अब आ गया, लगा दिमाग। रोएगा? क्या करता है? ना ना ना, अरे हट, करते करते गलत कर गया। अरे सबसे पहले -4xy जब तू यहाँ लाएगा तो वहाँ तो कुछ बचेगा ही नहीं, जीरो हो जाएगा। और ये पूरा का पूरा x - 2y के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। हाँ, और 2xy वहाँ किस लिए छोड़ रहा था? अरे भैया देखो, इसको खोलोगे तो क्या मिलेगा, x का होल स्क्वायर, उसके बाद क्या मिलेगा -2x × y,
और सबसे लास्ट में 2y का होल स्क्वायर। तो क्या ये सब मिला के तो ये नहीं दे रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, x माइनस 2y 0 के इक्वल होगा, जहां से x की वैल्यू आ गई 2y, और हमें क्या निकालना है, x बाई वाई, दैट मीन्स x रेशियो y। तो आंसर हो गया 2/1, दैट मीन्स आंसर इज 2:1। अब ये तो सबसे इजी वाला था। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब तो आ गया समझ में, तो हो सकता है नेक्स्ट वाला तो पिक कर ले अपने आप ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 5x² माइनस 13xy प्लस 6y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, और हमें फाइंड करना है x रेशियो y। स्प्लिटिंग कर लेना, स्प्लिटिंग क्यों नहीं कर पा रहा, तो कर ना, तो उसी से तो आएगा आंसर, और ऐसे कैसे आएगा। क्या स्प्लिटिंग करेगा बता, 5 × 6, 15 2, -15 + 2, यही कह रहा है। तू ये करना चाह रहा है, लेकिन अगर तू ये करता है तो क्या इनका प्रोडक्ट तुझे +30xy² दे देगा। साइन किसका देखना है, हाँ 5 × 6 +30 चाहिए ना, तो -15 और 2 लेके तो -30 आ रहा है, तो ये तो भूल ही जा, ये गलत है। और अच्छा वाला सोच ले, ये तो गलत हो गया। tan3 को कैसे लिखने वाला है, 5x² माइनस 10xy माइनस 3xy, हाँ ये सही है। आगे खींचेगा क्वेश्चन को, खींच। इसमें हो सकता है एक्स रेशियो वाई के 2 आंसर्स आ जाए, यहाँ पे ऑप्शन में 2 2 आंसर वाले भी ऑप्शन है। दो आए हैं तेरे पास में, 5x² में से तूने 5x कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा x माइनस 2y, इसमें से -3y कॉमन ले लिया, तो ये भी बचा x माइनस 2y। दैट मीन्स 5x माइनस 3y और x माइनस 2y, यही है ना। ठीक है, 5x इज इक्वल टू 3y, x बाई वाई की वैल्यू हो गई 3/5, और एक हो जाएगा तेरा x इज इक्वल टू 2y, दैट मीन्स x बाई वाई इक्वल टू 2/1। ठीक है, और क्या करना है, आ गया आंसर ऑप्शन में। हाँ दोनों है, हाँ ऑप्शन है तेरे पास में, वही सेम है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। 2a इज इक्वल्स टू 3b एंड 4b इज इक्वल्स टू 5c। तुझे फाइंड करना है a रेशियो c। हम्म
ज़्यादा इजी कर दिया तो तू हार्ड बना रहा उसको। तूने ए रेशियो बी तो निकाल लिया इतना अच्छे से, कितना आया 3:2, बी रेशियो सी भी निकाल लिया 5:4। अभी जरा इसका मतलब समझ, ए बाई बी और बी बाई सी अगर तेरे पास में है और मैं तुझे बोल रहा हूँ ए बाई सी निकालने के लिए, तो क्या इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इनको मल्टीप्लाई कर दे? अरे ए बाई बी है, बी बाई सी है, अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या मुझे ए बाई सी डायरेक्ट नहीं मिल जाएगा? बस खत्म हो गया ना। तो इन दोनों वैल्यूज को एक साथ लिख दे पहले, 3/2 इंटू 5/4, तो सीधा सीधा आंसर आ गया 15/8। अब दूसरी चीज, अगर तू मान ले ए रेशियो बी रेशियो सी भी निकालता तो क्या निकालता है उसका आंसर, एक बार बताना जरा, यहीं से देख के बता। अगर मान ले तू गलती से ये काम कर भी जाता तो क्या आता तेरे पास? हाँ देख के बता, 15, 10, 8। अभी भी देख ए रेशियो सी क्या है। तो अगर ए रेशियो बी है, बी रेशियो सी है और ए रेशियो सी निकालना है, दोनों को मल्टीप्लाई मार दे, उससे भी तेरा आंसर आ जाएगा। या फिर तो अगर मान ले वो नहीं करके सीधा ए रेशियो बी रेशियो सी निकालेगा तो ए और सी के जगह में जो वैल्यूज हैं वो तुझे आंसर दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 2a इज इक्वल्स टू 3b इज इक्वल्स टू 4c और फाइंड करना है तुझे ए रेशियो बी रेशियो सी। नहीं, गलत है, पहले ही ऑप्शन में था। हम्म 1286 को काट, 1286 तो ऑप्शन में नहीं होगा। हाँ 2 किससे काट रहा है? 643 आया, ठीक है। ठीक है, सही है। क्या किया वैसे तूने, एक बार बता। ठीक है ठीक है ठीक है, वो भी सही सही है। एक और तरीका हो सकता है, इन तीनों का एलसीएम ले ले। दूसरा तरीका कितना, 12। तो ए को 12 बनाने के लिए तुझे 2 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 6। बी को 12 बनाने के लिए 4, सी को 12 बनाने के लिए 3, इससे भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये भी याद रखना, वैसे जो तूने किया वो भी गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, a/3 इज इक्वल्स टू b/4 इज इक्वल्स टू c/7। तुझे फाइंड करना है क्वेश्चन में a प्लस बी प्लस सी होल अपॉन में सी। रोएगा? अबे इजी तो है, किसकी वैल्यू डालेगा? हाँ क्या डालेगा? वो मत करो, घटिया काम मत। हाँ 347 डाल दे सीधा। तो इसको एक काम कर सकता है, सीधा के इक्वेट कर सकता है, या डायरेक्टली ए को 3 बी को 4 और सी को 7 ले सकता है। तो ये क्या हो गया, ऊपर 3 + 4 + 7 अपॉन में 7, तो टोटल आ गया 14/7 एंड आंसर बिकम्स 2। आ गया समझ में? नेक्स्ट, हाँ वैल्यू पुटिंग नहीं की, डायरेक्ट इक्वेट कर दिया उसको। अब ये वाला करके बताए, 6th क्वेश्चन, ए रेशियो बी इज इक्वल्स टू 1/2 रेशियो 3/8, बी रेशियो सी इज इक्वल्स टू 1/3 रेशियो 5/9, सी रेशियो डी इज इक्वल्स टू 5/6 रेशियो 3/4। तुझे फाइंड करना है ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज के लिए, अब इसमें है काफी स्टफ है।
बोल। नहीं तो इसको पहले रेशियो में कन्वर्ट कर, अभी ये किस में है, फ्रैक्शन का फ्रैक्शन बना हुआ है, क्या इसके जगह में हाँ, एंड दैट इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू, वो उतना मत कर, इंटू, हाँ अब इसको काट ले, कट जाएगा ये। इसी तरह से बाकियों को भी कन्वर्ट कर और फिर मुझे आंसर बताना। नेक्स्ट वाले क्या हो जाएगा बता, मन ही मन कर ले। 3/5, उसके बाद वाला भी कर ले, दिमाग में करने की कोशिश कर, अगर हो जाता है बहुत अच्छी बात है। 5/6 इंटू 4/3, काट, अरे 5/6 इंटू 4/3 काट, अभी 10/9, आगे खींच ले क्वेश्चन को, इसके आगे तो नॉर्मल क्वेश्चन की तरह हो गया। हाँ हाँ, पहले इतने का निकालेंगे फिर उतने का निकालेंगे, कर ले कर ले कर ले, पूरा कंप्लीट कर लेना क्वेश्चन को। फिफ्टीन, ये तेरा भी आया है A रेशियो B रेशियो C, 12:9:15। अब इसके नीचे लिखेंगे 10 और 9, हाँ इसमें हो सकता है जरा और ये सिंप्लीफाई करने का मौका मिले। फाइनल आंसर 120, 90, 150, 135। अब ये पूरे के पूरे वैल्यूज कटेंगे। सोच, बड़ा नंबर सोचना, 15 से काट सीधा, 15 से काटेगा, 15 के टेबल में 120 कब आता है? अच्छा 90 का आता है, ये तो बता दे, छोटा वाला वैल्यू तो बता। हाँ 8, 6, 10, 9, 8, 6, 10, 9, ठीक है। अब एक सेशन और रहेगा हमारा नंबर के ऊपर में ही, तब जाके ख़त्म होगा। ना ना, अरे टाइप 1 खत्म होगा उसके बाद, ये खाली टाइप 1 में अभी एक सेशन और चलेगा, तब जाके टाइप के क्वेश्चन होंगे। आज तो तूने बेसिक चीज़ें पे काम किया ना, बंद कर दे इसको।